हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं फरवरी के पहले हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा, यानी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। और लगभग एक दिन से ज़्यादा मैंने लगाया है इसके अंदर सिर्फ इमेजेस डालने में। तो फोटो जो भी रेलेवेंट जहाँ पर हैं वो भी डाली हैं। 175 क्वेश्चन कवर किए हैं सिर्फ 7 दिन से। तो यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 25 क्वेश्चन पर डे। तो क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। पहला हफ्ता हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आने वाला जो एग्जाम है, जैसे मणिपाल का एग्जाम है, जैसे कोई भी आने वाले एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दूंगा आपको SBI PO से संबंधित। तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा। और SBI PO 2017 इसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी से इसे भर दीजिए। साल का सबसे टफ अगर पूछें एग्जाम होता है IAS के बाद, वो है SBI PO। और जो भी हमारे पेन ड्राइव या फिर टैबलेट यूजर हैं, उन्हें आज से लेके 80 दिन अगले लगातार एक वीडियो रोज उपलब्ध कराया जाएगा हमारे क्वांट के फैकल्टी अभिषेक जैन द्वारा। एक वीडियो रोज जिसमें बहुत ही हाई लेवल के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के। और ये एक वीडियो हमारी वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। इस वीडियो को डाउनलोड कोई भी कर सकता है, लेकिन देख वही पाएगा जो हमारा पेन ड्राइव या फिर टैबलेट कोर्स जिसने खरीदा होगा। और हमारे पेन ड्राइव कोर्स सारे अपडेट कर दिए गए हैं, चाहे वो SBI PO के लिए हो, चाहे IBPS के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, या रेलवे SSC CGL के लिए। 200 से ज़्यादा वीडियो हैं और हर हफ्ते 2 वीडियो फ्री में पेन ड्राइव और टैबलेट यूजर्स को हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK चारों सब्जेक्ट्स पर आधारित हो सकते हैं। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 9580048004 पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं शुरू करता हूं। तो आप जानते हैं कि बजट इस बार पेश किया हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और इस बार हमारे बजट का जो एजेंडा था वो था TEC। एजेंडा का मतलब होता है जैसे मीटिंग का एजेंडा होता है, यानी कि किस चीज को दिमाग में रखकर आप ये कार्य कर रहे हैं उसको बोलते हैं एजेंडा। तो इस बार हमारा बजट का एजेंडा था TEC। सवाल ये है इसमें ई का मतलब क्या है। तो तीनों ही याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपसे ई पूछ रहा हूं, एग्जाम में टी भी पूछ सकते हैं या फिर ई भी पूछ सकते हैं। तो टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म, यानी किसी चीज में पूर्ण रूप से व्यापक रूप पर जब बदलाव आता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म। ई का मतलब है एनर्जाइज, यानी किसी भी चीज में ऊर्जा भरना, शक्ति वर्धन करना। और सी का मतलब है क्लीन, यानी सफाई। तो ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज, क्लीन, ये था इस बार का बजट का एजेंडा। और बजट पर हमारे लगभग 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनमें 6 वीडियो हिंदी में हैं और 1 वीडियो इंग्लिश में है। अगला सवाल हमारे संविधान से रिलेटेड है और सवाल ये है कि हमारा जो हमारा जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, वो इनमें से किस राज्य के लिए शेड्यूल कास्ट लिस्ट में एक बिल लाकर संशोधन करना चाहती है, और इसके लिए उसने कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। तो देखना होगा ये बिल पास होगा या नहीं, लेकिन कौन से राज्य के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये बिल लाया जा रहा है SC लिस्ट में मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने के लिए ओडिशा के लिए। इसके अलावा कैबिनेट ने एक पौंडीचेरी शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1946 में भी अप्रूवल दे दिया है, पौंडीचेरी में शेड्यूल कास्ट लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। तो दोनों याद रखने हैं, जो पौंडीचेरी वाला है वो है 1946 का और ओडिशा वाला है 1950 का। और अगर आपसे ये पूछें कि ये क्यों किया जा रहा है, तो उड़ीसा के अंदर एक कास्ट होती है जिसे बोलते हैं सुआलगिरी। सुआलगिरी, इसको इस कास्ट को ये सबाखिया कास्ट के अंदर आती है। इसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो वैसे तो एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं कि कौन सी कास्ट है। तो कास्ट का नाम है सुआलगिरी। इसे पहले सबाखिया के अंदर लाया गया और सबाखिया एक SC के अंदर आती है। मनरेगा, जिसमें जो जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें एक फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए काम दिया जाता है। तो मनरेगा के लिए जो अमाउंट बजट में एलोकेट किया गया है वो कितना किया गया है। पिछले साल जो अमाउंट था वो था 38,500 करोड़, और इसे लगभग 10,000 करोड़ बढ़ा के 48,000 करोड़ इस साल के लिए किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 48,000 करोड़ रुपए बजट में मुहैया कराए गए, एलोकेट किए गए मनरेगा के लिए। अभी अभी भारत ने किस देश के साथ टेररिज्म यानी आतंकवाद से निपटने के लिए एक डायलॉग अटेंड किया, हाई लेवल कंसल्टेशन हुआ, बहुत ही उच्च लेवल का एक कंसल्टेशन टेररिज्म से निपटने के लिए भारत ने कंडक्ट किया रशिया के साथ, जिसमें भारत और रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, और भारत की तरफ से थी हमारी सेक्रेटरी प्रीति शरण, दोनों ने हिस्सा लिया। अगला सवाल,
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन, उसकी अभी जो टेन्योर है, अवधि है, वो है 15 साल। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है ये, 2022 तक, याद रखिए 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे टोटल। तो ये आपको याद रखना है, 2022 तक 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। अर्बन और रूरल दोनों जगह घर बनाए जाएंगे, हालांकि इसमें काम अभी काफी स्लो चल रहा है। सो इसके लिए जो टेन्योर है 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर दी गई है, क्रेडिट की जो टेन्योर है, और ये लोन की टेन्योर है 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर दी गई है, जिससे जो घर बना रहे हैं उन्हें थोड़ा आराम हो। इनमें से कौन सा बिल है जिसे हमारी केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जिससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि IIITDM, जो कि है कुरनूल में, इसे राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया है, यानी ये एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का। सो ये कौन से बिल में संशोधन करके किया गया है? इस बिल का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2014, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014। सो आंसर है डी। अभी अभी कहां पर भारत में डिजिटल रेडियो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी एक गोलमेज अधिवेशन हुआ डिजिटल रेडियो से रिलेटेड, 2017 कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? ये ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। और इसमें हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, विमोचन किया, उनका नाम है वेंकैया नायडू। इनमें से कितना अमाउंट है जो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो बच्चों के लिए काम करता है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ का और यूएन का दोनों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो आपको यह बताना है जो डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए कितना अमाउंट यूनिसेफ देगी 2017 में। डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन यानी जो संकट में जो बच्चे हैं, उनके लिए अमाउंट जो यूनिसेफ ने एलोकेट किया है वो है $3.3 बिलियन। 3.3 1 बिलियन यूएस डॉलर होता है 6700 करोड़ रुपीस। अगर मैं $1 की वैल्यू 67 रुपीस लेता हूं तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 22,000 करोड़ के आसपास कुछ वैल्यू आनी चाहिए। इनमें से कौन सा देश है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाया जा रहा है? बैटरी स्टोरेज प्लांट। और इसे कौन लगा रहा है? इसे 2 कंपनी मिलकर लगा रही हैं। एक तो लगा रही है टेस्ला, जो एलोन मस्क की कंपनी है, और एक लगा रही है एडिसन। तो दोनों कंपनी मिलकर लगा रही हैं कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। सो कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर ये लगाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट। अभी अभी इनमें से कितनी हाउसिंग यूनिट ये अप्रूव करी हैं इजराइल की सरकार ने, जो ज्यूइश सेटलर्स हैं उनके लिए? कहने का मतलब वो यहूदी लोग जो डिस्प्लेस हो गए थे सिविल वॉर के कारण, उनको दोबारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कितनी हाउसिंग यूनिट यानी कितने घर बना के देगी इजराइल की सरकार? तो इन घरों का जो नंबर है वो है 3000। और ये जो घर हैं ये बनाए जाएंगे वेस्ट बैंक के अंदर, और वेस्ट बैंक पे जो कब्जा है वो फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा इसके अधीन है। तो इजराइल और पैलेस्टाइन में बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर आप डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर का वीडियो देख सकते हैं। और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और इजराइल के खिलाफ अभी अभी अमेरिका ने एक बिल पास किया था, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने बिल पास किया था, जो ये कहता है कि इजराइल ने जबरदस्ती जो फिलिस्तीनी इलाकों पर घर बना रखे हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया गया है सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जो रशिया के अंदर होगा 1 से 3 जून 2017 में? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा कंट्री होगा? सेंट पीटरबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रशिया के अंदर, और यह कंट्री है भारत, जो रशिया का क्लोज फ्रेंड है। तो यह आपको याद रखना है। और 2017 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना था? जो 2015-2016 है, शुरू के 9 महीनों के अंदर आपको बताना है, ये अनाउंस किया गया था बजट के अंदर। तो फिस्कल डेफिसिट जो था भारत के अंदर वो था 93.9%। 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के शुरू के 9 महीनों में यह अनाउंसमेंट की गई बजट के अंदर। और अर्नब गोस्वामी
अपना खुद का एक न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो पहले इसका नाम था रिपब्लिक, अब जो इसका नया नाम है वो क्या है? तो इसका नया नाम होगा रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी, इसमें बदलाव किया गया है, रिपब्लिक टीवी होगा इसका नया नाम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश है जहां पर 540 मिलियन ईयर पुराना, 540, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने करोड़, यानी बहुत ही पुराना एक फोसियल अवशेष मिला है जिसका नाम है सेकोरिथिस। ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जाति है, उनका एक ये बहुत पुराना पूर्वज है ये जानवर। तो ये कहाँ पर मिला है ये आपको बताना है। ये मिला है चाइना के अंदर, और अगर आपसे पूछें चाइना में कहाँ मिला है, तो ये चाइना में मिला है शांगसी के अंदर, शांगसी के अंदर ये मिला है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है बेस्ट आईटी स्टार्टअप, और आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2016 में जो 30 जनवरी को हुए, उसमें बेस्ट आईटी कंपनी का अवार्ड, स्टार्टअप का अवार्ड किसे मिला है? तो इस कंपनी का नाम है लुसीडियस। लुसीडियस, ये एक आईटी रिस्क असेसमेंट कंपनी है, लुसीडियस। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी डिजिटल गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिला, और ये अवार्ड इन्हें मिला सीएसआई निहिलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, जो अभी अभी कोयम्बटूर के अंदर हुए थे। कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के जो सबसे बड़े जिले हैं उनमें से एक है कोयम्बटूर, और ये अवार्ड दिया गया 2 राज्यों को, और ये 2 राज्य हैं, इनमें से एक है राजस्थान और दूसरा है तेलंगाना। सो आंसर है राजस्थान और तेलंगाना, दोनों को मिले अवार्ड एक्सीलेंस के लिए। वो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने? और एक बात और याद रखिए, जो मेट्रो है, मेट्रो रेलवेज के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो मेट्रो ट्रेन है, डीएमआरसी वगैरह, ये कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आता है। तो कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत का? इनका नाम है अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा। और ये अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करेंगी, अमिताभ बच्चन जी जो ऑलरेडी स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का पहला हीट ड्रिवन ट्रांजिस्टर बनाया है? तो ये ताप से चलने वाला ट्रांजिस्टर, दुनिया का पहला हीट ड्रिवन ट्रांजिस्टर जिसको कहा जाता है, ये बनाया है स्वीडन के साइंटिस्ट ने। तो ये झंडा जो है ये स्वीडन का है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और 2 इंपॉर्टेंट कंपनी है स्वीडन की जो एग्जाम में पूछते हैं, एक तो है वोल्वो। वोल्वो तो सुई से लेके जहाज तक सब कुछ बनाती है, गाड़ियां क्या नहीं बनाती वोल्वो। और एक दूसरी कंपनी और है आईकिया, फर्नीचर की कंपनी है, हालांकि अब इसने अपना हेडक्वार्टर नेदरलैंड में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनली कंपनी स्वीडन की ही है। वो कौन से वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि वो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर रहे थे, यानी ड्रग्स ले रहे थे? तो ये वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर हैं, इनका नाम है एंड्रे रसल। और एक क्वेश्चन ये डोपिंग से रिलेटेड जरूर पूछेंगे, और वो ये कि जो नेस्टा कार्टर हैं, जमैका के धावक, इन्होंने भी ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए गोल्ड मेडल जो ओलंपिक खेलों में इन्होंने जीता था वो इन्हें लौटाना पड़ा। इनकी वजह से उसैन बोल्ट को भी लौटाना पड़ा, क्योंकि उसैन बोल्ट इन्हीं के टीममेट थे। ये भी पूछेंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सी खिलाड़ी हैं जो बैन कर दी गई थी पर अब उन्होंने अपनी वापसी करी 15 महीनों के बाद टेनिस में? तो उनका नाम है मारिया शारापोवा। इनको बैन कर दिया गया था 15 महीने के लिए, फिर अब ये इन्होंने अपनी वापसी की है, टेनिस खिलाड़ी है मारिया शारापोवा। तो ये डोपिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन काफी आ सकते हैं। तो बजट से सही 1 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद, इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये एक मंत्री थे और एमएलए थे कौन से राज्य से, ये आपको बताना है। और ऐसा भी प्रपोजल किया जा रहा था कि क्योंकि इनका निधन हो गया तो बजट को डिले कर दिया जाए, लेकिन फिर डिसाइड ये हुआ कि बजट को डिले नहीं किया जाएगा। बहुत सारी पार्टी हैं जैसे शिवसेना वगैरह, उन्होंने कहा था, बीजेपी से रिक्वेस्ट की थी कि बजट को 1 दिन डिले कर दो। तो ये केरल की सरकार में मंत्री थे और केरल से ये एमएलए थे। इतना ही नहीं, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर भी रह चुके हैं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा विभाग है जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग लॉन्च करेगा?
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है अरविंद पंगरिया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। अब आप बताइए, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है और नीति आयोग ने लॉन्च करा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें किस चीज को रैंक किया जाएगा? राज्यों को, शिक्षक इंस्टीट्यूशंस को, नए बिजनेसेस को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? तो इसमें रैंक किया जाएगा राज्यों को, स्टेट्स को रैंक किया जाएगा। और नीति आयोग ने ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके ये एक इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है, जिससे भारत के अंदर एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म आए, यानी स्टेट्स आपस में कंपीट करें इनोवेशन के लिए, यानी नए उत्पाद और सेवाओं को शुरू करने के लिए। इनमें से वो कौन सा देश है जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट बना रहा है? ये आपको बताना है। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट बना रहा है अपनी आर्कटिक आर्मी के लिए। आर्कटिक आर्मी मतलब इनकी वो सेना, थल सेना जो बहुत ही बर्फीली जगहों पर है, वहां ये बनाया जाएगा ये फ्लीट, और ये बनेगा रशिया में। रशिया की जो मुद्रा है वो है रूबल, जो ढलान पर है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप ने। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे सूरजकुंड मेला शुरू हो गया है? तो 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है सूरजकुंड मेला। हरियाणा का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट जो क्राफ्ट मेला है वो ये मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का होता है, और सूरजकुंड मेला लगा रहा है फरीदाबाद के अंदर। तो फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में। हर साल लगता है फरीदाबाद में। और एक बात और याद रखिए, इस मेले का नाम इस बार रखा गया है कैशलेस मेला, क्योंकि इस बार जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उस पर जोर दिया जाएगा। और इसीलिए इस मेले में मेला मित्र नाम के वॉलंटियर होंगे। मेला मित्र जो लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, और वो ये कि झारखंड के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, उनका स्टैचू इस बार यहां लगाया गया है। तो 21 देश भाग ले रहे हैं सूरजकुंड मेला के अंदर। 15 फरवरी को यह मेला खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय महिला गायक हैं? ये फीमेल सिंगर हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। ये उनका जो एक महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट है, योजना है, उसमें भागीदार बनेंगी। और ये भारत की सिंगर, इनका नाम है नीति मोहन। नीति मोहन। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रोजेक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उसमें ये गाना गाएंगी उसको प्रमोट करने के लिए। और इसमें और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं विदेशी, लेकिन एक ही भारतीय सिंगर हैं नीति मोहन। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल बनाने के लिए? मल्टी एथनिक का मतलब ये होता है अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और 3 भाषाओं में ये ज्ञान दिया जाएगा इस स्कूल के अंदर। और ये भारत ने साइन किया है श्रीलंका के साथ। सो आंसर है श्रीलंका। और इसमें सिन्हल मुस्लिम समुदाय के और तमिल समुदाय के लोग आपस में शिक्षा लेंगे। भारत का वो कौन सा बिजनेस स्कूल है जहां पे MBA करवाया जाता है, उसे बोलते हैं बिजनेस स्कूल? तो भारत का कौन सा बिजनेस स्कूल है जिसे 100 प्रोग्राम्स फॉर 2017 की जो फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग है उसमें स्थान मिला है? और कौन सा स्थान मिला है? नंबर 1, यानी भारत का नंबर 1 बिजनेस स्कूल का जो रैंकिंग है वो किसे मिला है? ये स्कूल है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB हैदराबाद। और ISB का एक कैंपस और भी है जो कि मोहाली में है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, सार्क प्रोग्रामिंग कमेटी का 53rd यानी 53वां मीटिंग कहां पर होगा? मैं रिपीट करता हूं सवाल को। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 8 देशों का समूह है, इसका प्रोग्रामिंग कमेटी का मीटिंग कहां पर होगा? यह मीटिंग होगा काठमांडू में। सो आंसर है काठमांडू। और आप जानते हैं सार्क में 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये इनफैक्ट मीटिंग स्टार्ट हो गया है 1 फरवरी से। इनमें से वो कौन सा B स्कूल है
जिसे 2017 का बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग द्वारा। मैं सवाल को रिपीट करता हूं, कंफ्यूज मत होइए। पहले भारत का बेस्ट पूछा था, अब दुनिया का बेस्ट पूछ रहा हूं। तो दुनिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल है इनसेड। और इनसेड कहां पर है? फ्रांस के अंदर है इनसेड। बहुत ही माना हुआ जबरदस्त स्कूल है इनसेड। इनमें से कौन सा देश है जिसने 5 मुस्लिम प्रधान देशों को वीजा देने से मना कर दिया है? और ये पहला तो अमेरिका ने करा, 7 देशों के लिए किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही। और उसके बाद अब इस देश ने 5 मुस्लिम प्रधान देशों को वीजा देने से मना कर दिया है सिक्योरिटी इश्यूज के चलते। ये देश है कुवैत। कुवैत, और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना होगा 2016 तो अब खत्म हो गया है, 2017-2018 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2018 भी कह सकते हैं या फिस्कल भी बोल सकते हैं आप इसे। उसमें भारत का जीडीपी कितने % ग्रो करेगा एचएसबीसी के हिसाब से? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकांग का बैंक है, चाइना का बैंक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर चाइना में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में। और अब ये भी कह रहे हैं कि लंदन से कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, अब तो देखना होगा होता है या नहीं। खैर, एचएसबीसी का हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 7.1%। और कितना लोन है जो नबार्ड, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए, 1982 में बना था नबार्ड। नबार्ड का खैर अभी फॉर्म भी निकलने वाला है। तो नबार्ड हरियाणा को उनके ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा देगा? हरियाणा जो कि पीने के पानी, पेयजल की कमी से तड़प रहा है, उसके लिए ये 157 करोड़ रुपया देगा। और ये जो पैसा है ये खर्च होगा पलवल में, बल्लमगढ़ में, कई और जगह में। यहाँ पे डीप ट्यूबवेल बनाए जाएंगे पानी की कमी को कम करने के लिए। इंडिया की वो कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसे एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स 2016 का अवार्ड मिला, एशिया वन अवार्ड, जो कि अभी अभी सिंगापुर के अंदर हुए? इसमें कौन सी भारतीय विमान कंपनी को यह अवार्ड मिला, एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड 2016 अवार्ड? और ये अवार्ड मिला, गुड़गांव में इनका हेडक्वार्टर है, ये कंपनी है स्पाइस जेट। और 3 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड इन्हें मिला। और ये कौन सी कैटेगरी में मिला ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस कंपनी के चेयरमैन कौन है और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही व्यक्ति हैं, दोनों चेयरमैन भी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। उनका नाम है अजय सिंह। और अजय सिंह एग्जाम में जरूर आएगा। अजय सिंह इसलिए आएगा क्योंकि ना सिर्फ इस कंपनी को मिला एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड 2016 अवार्ड, बल्कि इन्हें मिला ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह को। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक के बारे में एक दो चीज बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है। और वॉशिंगटन डीसी को वॉशिंगटन डीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको सम्मानित करने के लिए इस शहर का नाम वॉशिंगटन रख दिया गया था। वॉशिंगटन डीसी में ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी है। और वर्ल्ड बैंक हमें हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका स्तर, उसमें वृद्धि के लिए यानी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना धन दे रहा है ये पूछा है। वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जिम योंग किम। जिम योंग किम ये हैं वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बोल सकते हैं, या सेक्रेटरी जनरल या चीफ, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो टोटल पैसा जो मिलेगा भारत को वो मिलेगा $201 मिलियन। $1 मिलियन होता है लगभग 7 करोड़ रुपए बोल सकते हैं राउंड अप करके। तो लगभग आप बोल सकते हैं भारत को 1300 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6.7 करोड़ होता है $1 मिलियन। इनमें से किसको, गोदरेज कंपनी की एक शाखा है जिसे बोलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हर चीज में, लेकिन जो इनकी रियल एस्टेट कंपनी है उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका चेयरमैन बनाया गया है फिरोज शाह गोदरेज को। और गोदरेज कंपनी का जो हेडक्वार्टर है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का, वो है मुंबई के अंदर। चाइना के कुछ साइंटिस्ट हैं इनकी नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक जो ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है उसका, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंट, उसका एक क्लोन बनाया है। कौन से जानवर का ये क्लोन बनाया गया है? इसके लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी साइंस, खासकर बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्लोन बोलते हैं बिल्कुल जो सिमिलर होता है उसको क्लोन बोला जाता है।
जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है और मैं बिल्कुल उसके जैसा बैक्टीरिया बना दूँ तो इसका क्लोन हो गया। तो बैक्टीरिया तो वैसे ही बाइनरी फिशन से प्रजनन करता है, यानी वो अपने क्लोन ही बनाता है। और ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट क्लोन बनाया है कौन से एनिमल का? ये एनिमल है गाय, काऊ। इनमें से कौन से देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C उसका टेस्ट किया, फ्लाइट टेस्ट किया, और ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि 10 न्यूक्लियर बम एक साथ लेके उड़ सकती है, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। तो ये जो मिसाइल है ये है चाइना की। सो आंसर है चाइना। और जो DF है इसकी भी फुल फॉर्म है डोंग फेंग मिसाइल। हो सकता है ऑप्शन में आपको DF ना मिले, डोंग फेंग लिखा हुआ मिल जाए। डोंग फेंग 5C मिसाइल 10 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो ऐसे जाती है ऊपर और फिर नीचे आती है। तो और क्रूज मिसाइल होती है जो सीधी विमान की तरह उड़ती है ऐसे। और बैलिस्टिक होती है जो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? वेटलैंड होते हैं जो गीले एरियाज होते हैं, जैसे कीचड़ भरे एरिया जो अंदर जाके हिंटरलैंड वगैरह साइड में होते हैं, मार्शी एरिया होते हैं, उनको वेटलैंड बोलते हैं। तो वेटलैंड इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है और वेटलैंड प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। सो आंसर है 2 फरवरी। इनमें से कौन सा मटेरियल है, ध्यान से सुनिए सवाल को, जो 2020 के ओलंपिक खेल होंगे टोक्यो के अंदर होंगे, जापान की राजधानी में। तो 2020 के ओलंपिक खेलों में जो पदक होंगे, मेडल जो खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, वो कौन से मटेरियल के बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे रिसाइकल मोबाइल फोन के मटेरियल। यानी मोबाइल फोन जो होते हैं उन्हें रिसाइकल करके उनसे जो मटेरियल होता है उससे बनाए जाएंगे। जापान की सरकार बनाएगी। तो 5000 मेडल बनाए जाएंगे लगभग। फ्रैंक लैम्पार्ड बहुत ही महान फुटबॉल के खिलाड़ी, इन्होंने कौन से खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, चलो मैंने बता ही दिया। अब बताइए फ्रैंक लैम्पार्ड कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे? वैसे तो इन्होंने कई फुटबॉल क्लब के लिए खेला है, जैसे वेस्ट हैम, या अमेरिका में भी कुछ क्लब्स के लिए खेला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब था इनका वो था चेल्सी। तो चेल्सी के लिए ये खेलते थे। लगभग अपने जीवन का जो सबसे अहम समय है वो इन्होंने चेल्सी क्लब के लिए बिताया। 650 लगभग गेम खेले इन्होंने चेल्सी के लिए। फ्रैंक लैम्पार्ड इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ये भी पूछा जा सकता है कौन से क्लब के, कौन से कंट्री के थे? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, मिडफील्डर थे। भारत के वो बैडमिंटन प्लेयर कौन है? बैडमिंटन प्लेयर को शटलर भी बोलते हैं। कौन से बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत के जिन्हें जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग है जो, यानी जूनियर बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं? तो इनका नाम है लक्ष्य सेन। 15 साल के हैं सिर्फ, लक्ष्य सेन। अगला सवाल क्रिकेट से है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 हुआ जो इंडिया ने जीता 2-1 से। पहले तो हमने 4-0 से इंग्लैंड को हराया था और अब T20 में भी हमने 2-1 से श्रृंखला जीत ली। अब ये बताना है आपको कि जो फाइनल है वो कहाँ पे खेला गया था। जो T20 इंटरनेशनल मैच हुआ उसका फाइनल जो मैच था वो खेला गया M चिन्नास्वामी स्टेडियम, और M चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु के अंदर। इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बतानी थी, इसलिए क्वेश्चन बनाया है। ऐसे कभी क्वेश्चन आते नहीं है कि फाइनल कहाँ पे खेला गया। तो एक्स्ट्रा चीज़ ये बतानी है कि एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम याद रख लीजिए, वो हैं युजवेंद्र चहल। इन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, तो इसके लिए इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए युजवेंद्र चहल ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो आप बता सकते हैं ये क्रिकेट खेलते हैं। और M चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो NDRF है, जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में हमारी मदद करती है जो सेना, इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अगर कभी सुनामी आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, तो उसमें कौन बचाता है हमें? NDRF। ये सारा उसका कार्य करते हैं। इनके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था इनर स्ट्रेंथ एंड डिजास्टर रेजिलियंस। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के वक्त हम अपना धैर्य कैसे बनाए रख सकते हैं, हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को कैसे उससे हेल्प कर सकते हैं लोगों की, इसके ऊपर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। और ये प्रोग्राम कहाँ पर कंडक्ट किया गया, ये आपसे पूछा है। तो ये कंडक्ट किया गया 3 फरवरी को नई दिल्ली में, और इसका हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर होम अफेयर, उन्होंने इनॉग्रेट किया, मिस्टर किरण रिजिजू। अब आज का आपके लिए पहला सवाल, किरण रिजिजू कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? कौन से उत्तर पूर्वी राज्य से हैं किरण रिजिजू? नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य से हैं किरण रिजिजू जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स?
और इनमें से कौन सा रोग भगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो एक पॉलिसी, एक नीति बनाए तुरंत, कौन से रोग से भारत को बचाने के लिए? ये रोग है लेप्रेसी, नसों का रोग है लेप्रेसी। सो आंसर है लेप्रेसी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस की है? तो जो भी ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें मेल भरते हैं, फीमेल भरते हैं, आप ट्रांसजेंडर भी भर पाएंगे। ट्रांसजेंडर होते हैं जो पहले मेल थे, फिर उन्होंने ऑपरेशन करा के फीमेल बन गए, विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। यानी कि जो फीमेल की बॉडी में मेल है या मेल की बॉडी में फीमेल का व्यवहार रखता है। तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिया बिहार ने। बिहार जहाँ पे गठबंधन सरकार है लालू प्रसाद यादव की पार्टी की और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी की, तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इनमें से कौन से शहर में एक द इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस और सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? यानी कि पानी के नीचे रह के ये निगरानी रखेगा। ध्यान से सुनिए सवाल को। पानी के नीचे, समुद्र के नीचे होगा ये, और ये नजर रखेगा हर चीज के ऊपर, और हमारा जो हार्बर होता है, जो हमारा तट है, उसकी भी रक्षा करेगा। तो ये सिस्टम लगाया गया है मुंबई। आंसर है मुंबई। और इसको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि IUHDSS सिस्टम कहां पर लगाया गया है, तो हमेशा याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कौन सी गाड़ियां या व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जिसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है टेमो? ये इनका एक सब ब्रांड है और एक स्टार्टअप है जो भविष्य की गाड़ियों का निर्माण करेगा। टेमो, टेमो को लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने, टाटा मोटर्स। इनमें से वो कौन सा फूल है, कौन सा पुष्प है जिसे हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी जो वाइफ हैं जिनका देहांत हो चुका था उनको समर्पित किया, उनको डेडिकेट किया? तो ये जो एनुअल उद्यानोत्सव हुआ, उद्यानोत्सव, उसके अंदर किया गया। उद्यान मतलब होता है गार्डन, उद्यान यानी गार्डन। तो जो सालाना उद्यानोत्सव हुआ उसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी जो वाइफ हैं उन्हें कौन सा फूल डेडिकेट किया? ये फूल है गुलाब का फूल। 4 फरवरी को इन्होंने ये किया मुगल गार्डन्स में। अगला सवाल, HDFC बैंक जिसके चेयरमैन हैं आदित्य पुरी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? आदित्य पुरी। तो आदित्य पुरी साहब का जो बैंक HDFC बैंक, इन्होंने जो फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, अभी 5 बार हैं जो फ्री ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, उससे कम करके कितनी कर दी फ्री ट्रांजैक्शंस? तो इनका नंबर कर दिया 4। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC। पहले नंबर पे तो ICICI है, दूसरे नंबर पे है HDFC। और ICICI की जो चीफ है वो हैं चंदा कोच्चर। तो दोनों नाम याद रखिए। तो आंसर है 4, 5 से घटा के कर दी 4। सेविंग्स अकाउंट होल्डर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जो फ्री ट्रांजैक्शन है वो 5 से घटा के 4 कर दी। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए होगा वो कहां पर बन रहा है? ऑटोमेशन क्या होता है? जो स्वचालित जो टेक्नोलॉजी होती है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हीं का आजकल आने वाला टाइम है। और वर्ल्ड बैंक ने तो ये कह दिया है कि भारत में 69% जॉब्स वो चले जाएंगे ऑटोमेशन और वर्ल्ड बैंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले समय में। और ऑलरेडी ये सब देखा जा रहा है। इन्फोसिस जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है TCS के बाद, तो इन्फोसिस ने 9,000 अपने वर्कर्स हटा दिए, उनका रोजगार छीन लिया पिछले 1 साल के अंदर। तो ये सब देखा जा रहा है। और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है गुजरात के अंदर। सो आंसर है गुजरात। और ये जो बनेगा, ये गुजरात विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के अंदर ये बनेगा। सो ये आंसर आपको याद रखना है। और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसमें लेबोरेटरी लगाएंगी, कई तरह की लेबोरेटरी इसके अंदर लगाई जाएंगी। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, जो कि हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनमें से कितनी फ्रॉड वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिन्हें UIDAI ने बंद कर दिया है क्योंकि ये इलीगल आधार रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी? आधार कार्ड से संबंधी सेवाएं प्रदान, जो अवैध हैं ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही थी कुछ
ऐसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप ये बंद कर दी UIDAI ने। टोटल इनका नंबर है 50। अगला सवाल, ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, और इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप जो ईरान के अंदर हो रहा है उसमें अमरीकी खिलाड़ियों को बैन कर दिया है। तो सवाल वही है कि कौन से देश के रेसलर हैं जो ईरान ने फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप जो ईरान के अंदर होगा 16 और 17 फरवरी को उसमें बैन कर दिया है? तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और अगला सवाल भी उससे रिलेटेड ही है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये देश है ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप, इनसे रिलेटेड 3 सवाल एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। एक, इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो हैं फर्स्ट लेडी। जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है अमेरिका में उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है, और वो हैं मेलानिया ट्रंप। नाम याद रखिए। एक ये पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का क्या नाम है? तो इनकी बेटी का नाम है इवानका ट्रंप। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे बनाया गया 3 फरवरी को? किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है विक्रम लिमाये। और अगर आपको याद हो, विक्रम लिमाये नाम आपको सुना सुना जरूर लग रहा होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों का गठन किया है जो BCCI को चलाएंगे, उनमें विक्रम लिमाये का नाम भी है। इनके अलावा रामचंद्र गुहा का है। इनके अलावा जो हेड होंगे कमेटी के वो होंगे एक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय। तो उनमें एक नाम विक्रम लिमाये का भी है। तो विक्रम लिमाये हैं कौन? ये IDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये बन गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO। याद रखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सबसे बड़ा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप कंपनीज की बात करें, वैल्यू की बात करें। लेकिन पुराना सबसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। भारत के वो कौन से राजदूत हैं जिन्हें दोबारा उनका पुनर्चयन किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है मेंबर ऑफ द जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, जो लागू होगा 1 जनवरी 2018 से? इनका नाम है अचम कुलानगरे गोपीनाथन। ये भारत के एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट हैं, राजदूत हैं, अचम कुलानगरे गोपीनाथन। इन्हें दोबारा नियुक्त किया है 5 साल की अवधि के लिए, और इनकी अवधि दोबारा शुरू होगी 1 जनवरी 2018 से। और अगला सवाल, हमारा जो वित्त मंत्रालय है, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट करती है, उसका प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इन्होंने नियुक्त किया है मिस्टर संजीव सन्याल को। संजीव सन्याल एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इनमें से किस व्यक्ति को NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? यह नियुक्ति हुई 3 फरवरी को। तो इनका नाम है आनंद कुमार गुप्ता। आनंद कुमार गुप्ता। जोगिंदर सिंह, इनका अभी निधन हो गया। ये बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कौन सी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ये रह चुके थे? आपने इनको टीवी पे बहुत सारी डिबेट्स में देखा होगा। तो ये थे CBI के डायरेक्टर। 1961 बैच के IPS ऑफिसर थे, कर्नाटक कैडर के। तो आंसर है CBI के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया 2017 को, और कैंसर बहुत बड़ी समस्या है दुनिया के समक्ष। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये भी बहुत पूछते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था वी कैन आई कैन, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, यानी कैंसर से लड़ाई। तो 4 फरवरी, और याद रखिए वी कैन आई कैन। ये जो कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे, ये 2018 में जो वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद ये मनाना स्टार्ट किया गया था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल द्वारा, इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा, यानी UICC द्वारा। सोलर पावर से भी स्पेसक्राफ्ट चल सकता है। तो एक सौर ऊर्जा से चलित नासा का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जिसने अभी एक उड़ान भरी जुपिटर ग्रह की, यानी बृहस्पति ग्रह की 4थी बार? तो ये आपको बताना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूनो। और यह 53 दिन तक अंतरिक्ष के अंदर रहा, जुपिटर के नजदीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ध्यान से सुनिए, आईएमपीएस जो आप करते हैं या यूएसएसडी या यूपीआई, तो इनकी लिमिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बताना है आईएमपीएस सर्विस, यूएसएसडी सर्विस और यूपीआई पर उन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते थे तो कुछ आपको फी लगती थी। तो आरबीआई ने वो फी खत्म कर दी है। तो कितनी खत्म की है? ट्रांजैक्शन जो चार्जेस हैं वो कितने रुपए तक खत्म किए हैं? तो ये 1,000 रुपए तक जो ट्रांजैक्शन थे उन पर जो पैसा लगता था वो खत्म किया है। सो आंसर है 1,000 रुपए। और ये इसलिए किया गया है जिससे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें। बजट के अंदर एक और चीज़ अनाउंस हुई इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई फाइनेंशियल ईयर 2016 में। कितने परसेंट ऑफ ग्रॉस एडवांसेस उनमें वृद्धि हुई बैंकों में? ये वृद्धि थी 9.83%। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। सरकार ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की, लेकिन उसके बावजूद जो बैड लोन्स हैं वो 9.83% ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस भरे 2001 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 में। इनमें से कौन सा बिल है जो अरुण जेटली पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जिससे जो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अध्यादेश पास हुआ था वो रिप्लेस किया जाएगा? तो ये बिल का नाम है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज बिल। स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज बिल 2017। और इस बिल का मतलब क्या है? इस बिल का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 500 और 1,000 रुपए के नोट्स रखता है तो वो अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है और पनिशेबल है। यानी आपके घर अगर 500 और 1,000 का नोट मिल गया पुराने वाला, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का मिनिमम फाइन लगाया जाएगा। ये मिनिमम फाइन है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये बिल, इसमें जो लाइबिलिटी है बैंक्स की वो खत्म कर दी गई। सो आंसर है स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जिसने 7वां जो पे कमीशन है उसको लागू करते वक्त अगर कोई ग्रीवेंसेस होते हैं या अगर कोई शिकायतें होती हैं लोगों की, उसमें सुधार के लिए या उनको रिड्रेसल के लिए, शिकायतों की सुनवाई के लिए एक एनोमेली कमेटी बनाई है? तो ये कौन से राज्य ने बनाई है? ये राज्य है असम, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जिससे 7वां जो पे कमीशन जब लागू होगा अप्रैल के अंदर, तो उसमें अगर लोगों की कोई शिकायतें हैं तो ये उन्हें सुन कर सके और उन पर कार्य कर सके। इनमें से कौन से देश के साथ मिलकर भारत ने एक CEPI लगाया है? CEPI क्या है? इसको बोलते हैं कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में एपिडेमिक्स, यानी जो ऐसे रोग जो एक सही फिक्स समय पर आते हैं और फिक्स्ड एरिया में आते हैं, उनको बोलते हैं एपिडेमिक्स। इनसे निपटने के लिए ये लगाया गया है। भारत ने ये नॉर्वे के साथ मिलकर लगाया है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं शतरंज के चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन। इनमें से कौन से शहर में भारत रंग महोत्सव 2017 शुरू हुआ? 21 दिन तक चलेगा भारत रंग महोत्सव 2017। तो ये शुरू हुआ नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में होगा, शुरू हुआ। और ये वैसे अलग अलग जगह पे कंडक्ट होगा, जैसे नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पुणे, अगरतला और हैदराबाद और पटना। तो कई जगह पे होगा ये। तो टोटल इसमें 12 कंट्रीज और 16 भारत के राज्य हिस्सा लेंगे। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है और इसे कंडक्ट करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है जो कैंसर की स्टडी होती है। जब कैंसर आप पढ़ते हैं तो ऑन्को मतलब कैंसर, और जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कैंसर से निपटने के लिए एक सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी भारत में कहां पर बनाया गया है? यह बनाया गया है नोएडा के अंदर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन से देश के साथ मिलकर भारत ने एक MOU साइन किया है रेलवे में सुधार के लिए? खासकर रेलवे में जो सुरक्षा है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमने देखा रेलवेज में सुरक्षा कम है, जैसे जो पटरी है वो भी कई बार उस पर से रेल हट जाती है और दूसरे सुरक्षा कारणों की वजह से, रेलवे में तकनीकी खामियां होने की वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं। ये देश भारत में रेलवे में सुधार करेगा। आपसी सहयोग के लिए हमने ये MOU साइन किया है इटली के साथ। इटली की राजधानी है रोम। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर केंद्र सरकार एक स्मार्ट फेंसिंग लगा रही है जिससे दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है उसे और ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके?
तो ये लगाया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। भारत के कई राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसे जम्मू कश्मीर के साथ है, राजस्थान के साथ है, गुजरात के साथ है। तो इनमें जो राजस्थान के साथ जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का। और भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है, आप उसके लिए कई सारे शब्द यूज़ किए जाते हैं। गुजरात के साथ जो बॉर्डर है उसके लिए भी अलग नाम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है वो ये है कि जस्टिस थे जिन्होंने ये एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो ये बॉर्डर आपको याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ इन विच कंट्री हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिसेंटली कम इन टू फोर्स। तो भारत के अंदर आरटीआई है, आप जानते ही हैं, कांग्रेस की सरकार लाई थी आरटीआई। अब कौन से देश के अंदर आरटीआई लागू हुआ है? भारत का पड़ोसी देश है, इसमें आरटीआई लागू हो गया है। ये देश है श्रीलंका। यहाँ पे 3 फरवरी से ये लागू हो गया। ये अनाउंसमेंट करी वहाँ के कमीशन ने। इनमें से कौन सा ब्रांड है जिसने द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2017 में टॉप किया है? नंबर 1 रैंकिंग मिली है ग्लोबल ब्रांड्स में, दुनिया के 500 सबसे बड़े ब्रांड में नंबर 1 ब्रांड। और ये रिपोर्ट दी है बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड फाइनेंस ने। ये ब्रांड है गूगल। और गूगल के फाउंडर कौन थे? 2 लोग थे जिन्होंने गूगल शुरू किया था। एक थे सर्जे ब्रिन, ये भी बहुत पूछते हैं, और दूसरे लैरी पेज। सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बनाया गया है? किसने शपथ ली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की? अनाउंसमेंट पहले हो गई थी लेकिन शपथ समारोह अभी था। तो ये हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सन है, रेक्स टिलरसन। रेक्स टिलरसन। भारत का वो कौन सा ऑनलाइन एग्जीबिशन गेटवे है जिसे लॉन्च किया लिक्विड एशिया ने ikarmic.com के साथ मिलकर? इसका नाम है xfirst.com। और लिक्विड एशिया ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो ये क्वेश्चन बिजनेस जीके से है, आंसर है xfirst.com। अभी अभी किसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया होल टाइम मेंबर होंगे ये सभी, यानी सुमन सक्सेना, नवरंग सैनी और मुकुलिता विजय वर्गिया। तीनों के नाम याद रखने हैं और 5 साल के लिए किया गया है। इनमें से कौन सा फल है जिसे ये कहा गया कि उसे आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए? इसका जो इनटेक है, यानी अगर आप इसको खाएंगे, साइंटिस्ट ने कहा है ये तो बहुत ही डेंजरस है। आपको कभी भी शाम का खाना खासकर स्किप नहीं करना चाहिए और ये फल उसकी जगह स्थान पर नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस फल को खाते हैं और फिर शाम का खाना नहीं खाते तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये फल है लीची और इसे अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये कहा है। ऐसा भारत में भी बहुत देखा गया। लीची संबंधी जो डेथ हैं वो बहुत ज़्यादा हुई, बच्चों की खासकर। और एक मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुई। बिहार के अंदर एक जगह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आप जानते होंगे, बिहार में जो रहते हैं, खासकर पटना के पास है। मुजफ्फरपुर में 100 बच्चे मर गए क्योंकि लीची अगर आप खाते हैं तो क्या होता है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। लीची अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो बहुत ही कम हो जाता है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है। तो अगर इतना कम ग्लूकोज हो जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। और उसके बाद अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में दोबारा नहीं जाएगा। तो कभी भी खाली पेट लीची मत खाइए, और लीची खाएं तो फिर खाना जरूर खाइए। इनमें से कौन सा महासागर है, ओशियन है? देखिए, एक होता है समुद्र सी और एक होता है ओशियन। सी होता है सागर, ओशियन होता है महासागर। तो इनमें से कौन सा महासागर है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं कि एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट, यानी एक ऐसा महाद्वीप जो समुद्र में जलमग्न हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। तो कौन से महासागर में एक जलमग्न महाद्वीप की संभावना साइंटिस्ट ने जाहिर की है? ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और इसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप नीचे जलमग्न हो गया था, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर्स एंड ने। ये यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका की। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसे भारत ने हराकर जीता 18वां एशियन जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप, जो कि हांगकांग के अंदर हुआ? कौन से देश को हराया भारत ने स्क्वॉश के अंदर? 18वें एशियन जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती भारत ने, और भारत ने हराया मलेशिया को। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर।
और भारत का एक खिलाड़ी जरूर याद रखिए, ये जरूर आएगा। ये खिलाड़ी हैं वेलावन सेंथिल कुमार, छाए हुए हैं, भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये इस वक्त जूनियर स्क्वॉश। और स्क्वॉश में जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें से पूछते हैं दीपिका पल्लिकल पूछ सकते हैं या जोशना चिनप्पा पूछ सकते हैं। और भारत के जो कोच हैं वो कौन है, उनका नाम है साइरस पोंचा, तो ये भी पूछ सकते हैं। 2017 इंडियन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता? नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीता, ये वर्ल्ड टाइटल 16 जीत चुके हैं, इनका नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सारे नेशनल टाइटल जीत रखे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी जो लंबे और छोटे फॉर्मेट हैं स्नूकर के, 6 रेड स्नूकर के और 15 रेड स्नूकर के। लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से टी20 और टी20 में टॉप करने वाला बैट्समैन कौन है, ये आपको बताना है। लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से विराट कोहली है नंबर 1 और दूसरे नंबर पे हैं एरॉन फिंच। और एरॉन फिंच कहाँ के बैट्समैन हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। विराट कोहली के हैं 799 पॉइंट और एरॉन फिंच के थे 771 पॉइंट। और अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो उसमें विराट कोहली हैं सेकंड नंबर पे, और वनडे मैचेस की बात करें तो विराट कोहली हैं थर्ड नंबर पे। और अगर मैं टी20 टीम रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया है दूसरे नंबर पे और न्यूजीलैंड है पहले नंबर पे। सो आंसर है विराट कोहली, टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1। असीम बासु, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? इनका संबंध है थिएटर से। थिएटर, बहुत ही महान थिएटर आर्टिस्ट थे और थिएटर पर्सनैलिटी। इनका निधन हुआ भुवनेश्वर के अंदर। इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी जीता था 1998 के अंदर और उड़िया भाषा की फिल्में ये करते थे। रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक, उसने अलाउ किया है कि जो एनआरआईज हैं, एनआरआईज वो ईटीसीडी को एक्सेस कर सकते हैं अपने जो करेंसी है, मुद्रा है, उसमें रिस्क कम करने के लिए, यानी उसको हेज करने के लिए। ईटीसी की फुल फॉर्म बताइए, ईटीसीडी की फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव यानी ईटीडीसी। तो अब एनआरआईज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से वो कमेटी एक बनाई है आयुष ने, जिससे एक योगा का नियम बना सके जो कमेटी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, यानी इस कमेटी का नाम क्या है? ये कमेटी है डॉक्टर HR नागेंद्र कमेटी। और जो योगा मंत्रालय है उसमें ये 5 हमारी प्राकृतिक सिस्टम आते हैं: आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यानी योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और हमारे मिनिस्टर कौन है आयुष मंत्रालय के? श्रीपद येस्सो नायक। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष। पहली बार गुलाबी रंग के भालू यानी टेडी बियर दिए गए महिला वोटर्स को असेंबली इलेक्शन पोलिंग में, जिससे महिला वोटर पार्टिसिपेट कर सके। एक तरह से गिफ्ट दिया गया, अगर महिलाएं वोट डालती हैं तो उन्हें ये खिलौने दिए जाएंगे, गुलाबी रंग के टेडी बियर दिए गए। तो कहां पर दिए गए? ये दिए गए गोवा में। गोवा में। इंग्लैंड के वो कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये एक पदक देकर लंदन के अंदर? ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका नाम है एलेस्टर कुक। एलेस्टर कुक। इन्हें दिया गया CBE यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ये खुद दिया वहां के युवराज प्रिंस चार्ल्स ने 4 फरवरी को। तो ये बहुत ही बड़ा नागरिक सम्मान है इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर सर्विस फ्लाइट का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ? ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है और इसका उद्घाटन हुआ कतर में। कतर की राजधानी है दोहा और कतर में 2022 में होंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप। यहाँ पे होगा 2018 में होगा रशिया में और 2022 में होगा कतर में। तो इसमें जो ये एयरलाइन है ये है कतर एयरवेज की एयरलाइन, जो दोहा से उड़ेगी ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। और ये फ्लाइट कितना टाइम लेगी? 16 घंटे 20 मिनट और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 14,535 किलोमीटर और ये बन गई दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर फ्लाइट। इनमें से किस व्यक्ति को KPMG कंपनी का
अपनी इंडिया के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया है। ये इनका नाम है अरुण कुमार। अरुण कुमार, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केपीएमजी। इनमें से किस व्यक्ति को तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी एआईएडीएमके का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर बना दिया गया? तो ये ज्यादती हुई ओ पनीरसेल्वम के साथ, क्योंकि उनका स्थान ले लिया शशिकला ने, शशिकला नटराजन ने। शशिकला अब बन गई हैं वहाँ की मुख्यमंत्री, और ओपी पनीरसेल्वम को फोर्स किया गया कि वो रिजाइन करे। शशिकला नटराजन तमिलनाडु की राजनीति पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, और एआईएडीएम का डीएमके पार्टी की जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थी और एक्स चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनका निधन हो गया था। और तमिलनाडु का एक खेल भी है जो न्यूज़ में रहा, जलीकट्टू। इनमें से कौन सी कंपनी को गूगल अपना टेराबेला बिजनेस बेच रहा है? टेक्नोलॉजी जायंट गूगल इनमें से किस कंपनी को अपना टेराबेला बिजनेस बेच रहा है? कंपनी का नाम है प्लैनेट लैब्स। प्लैनेट लैब्स टेराबेला बिजनेस है, इसमें सैटेलाइट्स इत्यादि जो इमेजिंग सैटेलाइट हैं उसका एक ये स्काई सेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का ग्रुप है, ये बेच रहा है वो प्लैनेट लैब्स को। $500 मिलियन में टेराबेला को खरीदा था गूगल ने 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य में खेल मंत्री विजय गोयल, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो विजय गोयल ने आधारशिला रखी। भारत का पहला सेंटर है ये एक्सीलेंस फॉर पैरा स्पोर्ट्स, यानी जो दिव्यांगों के लिए जो खेल होते हैं उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में पहला बन रहा है गुजरात के अंदर। तो इसकी आधारशिला रखी पीयूष गोयल जी ने, और 50 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश है जो FIBA वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करेगा, उसकी मेजबानी करेगा? जुलाई 2017 में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो ये देश है इंडिया, भारत। और ये कहाँ पे खेला जाएगा? बेंगलुरु के अंदर ये खेला जाएगा। सो आंसर है इंडिया। अगला सवाल है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस का 78वां टेबल टेनिस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो हरियाणा के अंदर हुआ, ये किसने जीता मेंस सिंगल्स के अंदर? ये जीता अचंता शरत कमल ने। अचंता शरत कमल बहुत ही प्रतिष्ठित और माने हुए खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इन्होंने किसको हराया? सौम्यजीत घोष को। दोनों ही खिलाड़ियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। तो ये जीता अचंता शरत कमल ने। ये टूर्नामेंट हुआ कहां था? ये हुआ था मानेसर स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा में। सुरंजीत सेन गुप्ता, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से देश के एक नेता थे, पॉलिटिकल लीडर थे? ये एक पॉलिटिकल लीडर थे बांग्लादेश आवामी लीग के, ये हिंदू पॉलिटिशियन थे। रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश में इस वक्त बांग्लादेश आवामी लीग, तो ये बांग्लादेश के नेता थे सुरंजीत सेन गुप्ता। नेक्स्ट, पठानी पटनायक, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से फील्ड में थे? तो ये बहुत ही मशहूर साहित्यकार थे उड़िया भाषा के। तो आंसर है लिटरेचर, ही वॉज अ लिटरेचर। पाकिस्तानी उर्दू नॉवल राइटर, उनका क्या नाम है जो पाकिस्तान में उर्दू में नॉवल लिखती थी, बहुत ही मशहूर वहाँ की एक लेखिका थी, इनका निधन हो गया 88 साल की उम्र में। तो इनका नाम है बानो कदसिया। बानो कदसिया, इनका निधन हुआ लाहौर के अंदर। इनमें से कौन सा राज्य है या शहर है भारत का जहाँ पे मीजल्स रुबेला की का जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो लॉन्च हुआ है? मीजल और रुबेला जो दो डिजीज हैं, इनके लिए एक वैक्सीनेशन, इनका जो टीकाकरण किया जाएगा उसका कैंपेन लॉन्च हुआ है बेंगलुरु के अंदर। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है JP नड्डा। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर वो ट्रांसप्लांट किया है, जिसको बोलते हैं माइक्रा ट्रांस कैथेटर पेसिंग सिस्टम? ये जो ब्रेडिकार्डिया से पेशेंट के जो पेशेंट हैं जो सफ़र हो रहे हैं ब्रेडिकार्डिया से, उनके लिए। ब्रेडिकार्डिया होता है जब आपके दिल की धड़कन कम हो जाती है, आपका दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगर ये कम धड़के तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया से निपटने के लिए जो पेसमेकर लगाया है, वो पेसमेकर को बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, जो आपके राइट ऑरिकल में होता है। ये कौन से देश के साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर लगाया है? ये देश है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। बजट के हिसाब से पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का
चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाएगा, कौन होगा? पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, और पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड को आरबीआई ने बनाया है। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन। और इस वक्त हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल। इनमें से कितना धन है, कितना कोष है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी एनएससीएस ने फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए एलोकेट किया है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने जो बजट रखा है वो है 333 करोड़, 333 करोड़। और ये क्या है एनएससीएस? ये प्रधानमंत्री को सुरक्षा सलाह देता है, सुरक्षा संबंधी सलाह देता है। इनमें से कौन सी नई स्कीम है जो लॉन्च करी है हमारी केंद्र सरकार ने, जिससे हमारा जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी आधारिक संरचना है, उसमें सुधार करने के लिए कितना जो धन होगा वो देखेगी ये स्कीम। तो धन लगाएगी हमारा निर्यात का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। इस स्कीम का नाम रखा गया है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। सो आंसर है सेकंड, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। और अगला सवाल है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम उन्नयन योजना, यानी चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, जिसको बोलते हैं CMSGY। इसके लिए कितना धन रखा है? इसके लिए जो धन खर्च होगा वो होगा 30,000 करोड़ रुपए। और ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है जिससे जो फार्म इनकम है, कृषि से होने वाली जो आमदनी है, उसमें 100% इंक्रीज यानी उसको 2 गुना कर दिया जाएगा 2022 तक, ये टारगेट है। और 2022 तक ये किया जाएगा। और 2022 आप जानते हैं 2022 में हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है समित घोष, समित घोष। और ये जो बैंक है ये नया बैंक है, ये 6 फरवरी को ये बैंक स्टार्ट हुआ है। और इसकी 5 ब्रांच हैं अभी, और पांचों की पांचों ब्रांच हैं बेंगलुरु के अंदर। इनमें से किसे 6 मेंबर की एक कमेटी है जो ये चेक करेगी, ये रिव्यू करेगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हज यात्री हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब्सिडी का जो एबॉलिशन होना चाहिए, इसको रिव्यू करेगी एक 6 मेंबर कमेटी। और इस कमेटी का हेड कौन होगा ये आपको बताना है। सो इस कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे अफजल अमानुल्लाह। और ये इस चीज़ में सुधार करेगी कि हज पॉलिसी है जो वो क्या होनी चाहिए। इसमें कई सारी कंट्रोवर्सी आ रही थी। और हमारे जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर के लिए वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश में कौन से शहर के अंदर वहां का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना है? स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्मार्ट पुलिस स्टेशन क्या होता है? स्मार्ट पुलिस स्टेशन पहले मैं बता देता हूं कहां पे बना है। ये बना है गुंटूर के अंदर, गुंटूर। और गुंटूर शहर कहां पे है? गुंटूर शहर है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर। और पुलिस स्टेशन का नाम है, यानी गुंटूर के अंदर जो पुलिस स्टेशन बना है उसका नाम है नगर अम पालम, नगर अम पालम। स्मार्ट पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड होता है। और टोटल आंध्र प्रदेश में 100 ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। और ये जो स्टेशन है ये 91 लाख रुपए में बना है। और अगला सवाल, पोर्ट ब्लेयर से एक रेल है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वो कहाँ तक जाएगी? यानी कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो साउथ अंडमान में आती है, यहाँ से पहली रेल सेवा इस शहर तक स्टार्ट की गई है। ये शहर कौन सा है? तो ये शहर है अंडमान निकोबार के अंदर, इस शहर का नाम है दिगलीपुर। दिगलीपुर 240 किलोमीटर लंबी इसमें पटरी बिछाई गई है जो पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी दिगलीपुर से। और दिगलीपुर अंडमान का सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल, इनमें से कितने सालों के अंदर अंदर जितने भी मोबाइल नंबर हैं सारे आधार से लिंक्ड हो जाने चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। कितने सालों के अंदर अंदर हर मोबाइल फोन नंबर, ये सुरक्षा कारणों से किया गया है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर कर दिया जाना चाहिए। जो 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय
लिया और सरकार को ये ऑर्डर दिया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है सिग्ना टीटीके हेल्थ, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है? अब ये सिग्ना टीटीके हेल्थ के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ये बैंक बेचेगा। इसको बोलते हैं बंकश्योरेंस। जब कोई बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है उसे बंकश्योरेंस कहा जाता है। ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी अर्थपोर्ट पीएलसी नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है? ये एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है, यानी भारत से या फिर भारत के बाहर से कोई भारत के अंदर पैसा भेजना चाहता है उसमें आसान करने के लिए ये एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट किया है एक्सिस बैंक ने। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो मैंने आपको बताए थे भारत के 3 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, और पहले नंबर पे आईसीआईसीआई, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी, तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जहां पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने 5 शाखाएं खोली? तो ये बैंक अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसने अपनी शाखाएं कहाँ खोली? बेंगलुरु के अंदर। नाम याद रखिए, उज्जीवन। इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसे लॉन्च करेगी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिससे भारत में जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो अच्छे से कंडक्ट किए जा सकें? एंट्रेंस एग्जाम, हायर और सेकेंडरी एजुकेशन के सारे एंट्रेंस एग्जाम ये एजेंसी कंडक्ट करेगी। इसका नाम रखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, और ये अनाउंसमेंट किया था बजट के अंदर। इनमें से वो कौन सी हायरिंग सर्विस है जो ऊबर कंपनी ने लॉन्च करी है? आप जो टैक्सी लेते हैं ऊबर की, उसके लिए एक और सर्विस लॉन्च की है ऊबर ने। इसका नाम है ऊबर हायर। ऊबर हायर, और इसको 6 तारीख को लॉन्च किया गया है। ये कोची के अंदर अभी लॉन्च किया है, उसके बाद अभी बहुत सारे और शहरों में भी लॉन्च होगी ऊबर हायर। और इनमें से किस व्यक्ति को जेनेसिस प्राइज मिला है 2017 के लिए? $1 मिलियन इन्हें धनराशि भी मिली है, 6.7 करोड़ इजराइल की सरकार द्वारा ये इन्हें दिया गया। और ये क्यों दिया गया? क्योंकि यहूदी जो समुदाय है उसके विकास के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये एक भारतीय हैं, इनका नाम है अनीश कपूर। अनीश कपूर। और ये क्या करते हैं? ये हैं शिल्पकार। शिल्पकार को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कल्प्टर। तो इन्होंने यहूदी समुदाय के लिए काफी काम किया है। और कतर देश में एक सबसे जो कम टेम्परेचर है इनके इतिहास में वो रिकॉर्ड किया गया 5 फरवरी को, यानी कतर देश के इतिहास में सबसे कम टेम्परेचर आज तक का रिकॉर्ड किया गया। कितना था ये टेम्परेचर? ये टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब कतर जैसे जो गर्म देश हैं उनमें भी टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक पहुंच गया। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो सकता है ऑप्शन में सेल्सियस ना हो, फ़ारेनहाइट हो, तो दोनों के लिए तैयार रहिए। इनमें से कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, यानी ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जिसे दवाई के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है? और इस पौधे की मल्टीपल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये हील करता है। आपको बताना है इसमें कैंसर से लड़ने तक की शक्ति है। ये अभी अभी आविष्कार हुआ है इसका। कौन से पौधे की मैं बात कर रहा हूँ? इस पौधे को कहते हैं न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस। ये पौधा उगता है केरल के अंदर। केरल के अंदर इस पौधे को वहां की जो प्रजातियां हैं वो यूज करती हैं। और कौन सी प्रजाति है जो यूज करती है? ट्राइबल है, आदिवासी समुदाय है, जिसको बोलते हैं चोला नैकन ट्राइब। चोला नैकन आदिवासी समुदाय से यूज करता है बहुत सारे रोगों से निपटने के लिए। और साइंस ने भी अब ये माना है कि हाँ, इस पौधे में कैंसर से लड़ने तक की शक्ति है, न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस। इनमें से कौन से इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी अभी अपने टेस्ट कैप्टन की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है? ये टेस्ट कैप्टन थे लेकिन अब टेस्ट कैप्टन नहीं है। इनका नाम है एलिस्टर कुक। सो आंसर है एलिस्टर कुक। तो ये झंडा तो आप पहचान गए होंगे, ये ईरान का झंडा है। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। और ईरान ने, मैंने जैसा आपको बताया कि अमेरिका के जो रेसलर हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उसके कितने दिनों बाद उन्होंने वो प्रतिबंध वापस ले लिया, यानी कि जो बैन था उसे अपलिफ्ट कर दिया, वापस ले लिया। तो आंसर है 2 दिन। 2 दिन के अंदर ही उन्होंने ये वापस ले लिया। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कहां पर होगी? कौन होस्ट करेगा वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप? और अगले 4 साल के लिए लगातार यहां पर होगी। ये है इंडिया।
और जब 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो भी इंडिया के अंदर हुई थी, बेंगलुरु के अंदर, और हमारे पंकज अडवाणी ने उसको आसानी से जीत लिया था और पीटर गिलक्रिस्ट को फाइनल में हराया था, जो कि सिंगापुर के हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व। बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें जेनिटल म्यूटिलेशन किया जाता है, जो फीमेल के जेनिटेलिया हैं उनको डिसफिगर कर दिया जाता है, और इसके खिलाफ हमें बिल्कुल भी सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और ये मनाया जाता है हर साल 6 फरवरी को। सो आंसर है 6 फेब। और इस बार इसका थीम भी पूछ सकते हैं, तो इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ सॉलिड एंड इंटरैक्टिव ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड द वर्ल्ड टू एक्सेलरेट एंडिंग FGM बाय 2030। तो इतना बड़ा थीम आपसे एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को खत्म करने का जो प्रण लिया गया है वो 2030 तक लिया गया है। इनमें से कौन से कंट्री के साथ भारतीय तटरक्षक, जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, उसने एक जॉइंट एक्सरसाइज की आपसी सहयोग के लिए और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज में एक्सचेंज के लिए, यानी एक दोनों दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सुधार में, विकास में और तकनीकी प्रशिक्षण में। तो ये हमने डील की है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। UAE की राजधानी है अबू धाबी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक ट्राइपर्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ट्राइपर्टाइट का मतलब होता है इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ साइन किया है, जिससे इस राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की जाएगी और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत सारी हैं जो इसमें हिस्सा लेंगी। तो ये 3 पार्टी हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक है जम्मू कश्मीर का टूरिज्म विभाग और तीसरी है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ये साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और अगला सवाल, इनमें से कौन से शहर में 2017 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग अभी अभी हुआ? ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था, किस चीज़ के ऊपर? टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर। सो ये कंडक्ट किया गया नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, और ये इसका 23वां अध्याय था। तो 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस था और ये 2 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक था। इसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कितना अमाउंट है जो भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया गया है? भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? इसमें भारत के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी होगी, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसमें यह पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल अमाउंट हमारी सरकार ने रखा है बजट में, वो रखा है 10,000 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाएगी, जिससे जो मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी है, मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, उस तरह की कंपनी, उस तरह की तकनीक, उसको फाइनेंस किया जाएगा। सो ये डिसीजन लिया है फाइनेंस करने का नाबार्ड ने। नाबार्ड, तो नाबार्ड जैसा मैंने बताया 1982 में बना था और इसमें 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ये भी याद रखना है। इस बार बजट के अंदर एक डिसीजन लिया गया और वो ये कि आप अपना जो पेंशन का कितना, जो उसका कोष होता है, उसका कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री। तो ये आपको बताना है। ये जो डिसीजन था ये बजट के अंदर अनाउंस किया गया कि आप अपने कोष का नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो आता है उसका आप 25% विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री। एक किताब अभी अभी लिखी गई है जिसका नाम है द सन्स ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन के पुत्र। इस किताब को किसने लिखा है? तो ये किताब इसका अभी विमोचन नहीं हुआ है, ये 10 अक्टूबर को 2017 को इसका विमोचन होगा, लेकिन ये किताब लिखी है जॉर्ज आर मार्टिन ने, जॉर्ज आर मार्टिन। और ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि इसका जो पहला भाग था उसका नाम था द रोग प्रिंस, यानी कि चोर राजा, द रोग प्रिंस, और इसको लिखा गया था 2014 में। और ये जो किताब है द सन्स ऑफ द ड्रैगन, ये इसका सीक्वल है यानी सेकंड पार्ट है। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का पहला कंट्री बनेगा जो फॉसिल फ्यूल्स में कंप्लीटली डाइवेस्ट करेगा, यानी उसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करेगा और ऑलरेडी जो निवेश था उसे निकाल लेगा? फॉसिल फ्यूल होते हैं जो हमारे पुराने अवशेष होते हैं, चाहे वो पौधों के हो चाहे जानवरों को, उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल की स्टडी को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। तो इस देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और ये लगभग इनका जो $8.56 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था उसे ये अब कंप्लीटली डाइवेस्ट करेगा, यानी कि ये कोल में जो कोयला है, तेल है और गैस है, उसके इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली डाइवेस्ट करेगा।
इनमें से किस व्यक्ति को DCOAS यानी डेप्यूटी चीफ बनाया गया है आर्मी स्टाफ का इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रेनिंग के लिए? सो ये एक आर्मी की एक अपॉइंटमेंट है, सीनियर अपॉइंटमेंट। इनका नाम है जगबीर सिंह चीमा। जगबीर सिंह चीमा। और आपको बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बच्चों के जो अधिकारों के लिए और उनके मानवाधिकारों के लिए जो हमारा कमीशन है NCPCR, उसके चेयरमैन कौन हैं? ये भी अभी न्यूज़ में आए थे और इनके चेयरमैन हैं स्तुति नारायण कक्कर। ये एक इंडियन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मेनका गांधी जिसकी यूनियन मिनिस्टर है। और अभी अभी न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने एक ऑल इंडिया शॉर्ट फिल्म और फोटोग्राफ और पोस्टर कंपटीशन अरेंज किया, जिसमें बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड जो कंपटीशन है वो अरेंज किए गए, जैसे फिल्म मेकिंग था, पोस्टर मेकिंग था, एट्सेट्रा। इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाई थी? एक बात याद रखिए, भारत का जो तटरक्षक है कोस्ट गार्ड, ये दुनिया का चौथे नंबर पे सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो इसको रेज किया गया था 1 फरवरी 1977 को। सो आंसर है 1 फरवरी। और इस बार इसका इसीलिए 40वां ये रेजिंग डे था इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन आर्मी का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा जी को। अगला सवाल, इस बार जो सार्क प्रोग्रामिंग कमेटी जो कि काठमांडू के अंदर हुई, इसका 53वां अध्याय था। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था? भारत को रिप्रेजेंट वहां पे किसने किया? तो एक कमेटी थी जो गई थी, उसके चीफ थे प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल। और 2017 का साउथ एशिया स्पीकर समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? साउथ एशिया स्पीकर समिट को होस्ट करेगा इंडिया, और ये 18 से 19 फरवरी को होगा इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर, मध्य प्रदेश। इनमें से किस व्यक्ति को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत में बॉर्डर्स के ऊपर और माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर रोड बनाती है, और NHAI भारत में नेशनल हाईवेज बनाती है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर रोड बनाती हैं। इसके डायरेक्टर जनरल होंगे मिस्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है हमारी केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है स्वयं प्लेटफॉर्म। और स्वयं के अंदर अभी 350 ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जिनका लोग फायदा उठा सकते हैं, और इसको लॉन्च किया अरुण जेटली ने, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कोर्सेज सीखने के लिए, जिसपे बहुत अच्छे जो फैकल्टी हैं वो अपने कोर्सेज उपलब्ध कराएंगे। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने 2% रिजर्वेशन दिया है खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर? 2% रिजर्वेशन, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है जिसने 2% रिजर्वेशन दिया है। ये राज्य है झारखंड, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। इसके अलावा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास, उन्होंने एक अनाउंसमेंट और की। इन्होंने कहा कि कमल क्लब नाम के क्लब खोले जाएंगे फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, और खिलाड़ियों को नेसेसरी जो ड्रेस हैं या जो फुटबॉल हैं किट्स हैं वो प्रदान की जाएंगी, जिससे फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके। इनमें से कौन सा देश है जो इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ग्रुप मीटिंग ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म को होस्ट करेगा? ये एक मीटिंग है, ग्लोबल मीटिंग, जो जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे और ये मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। तो ये जो मीटिंग है ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म की मीटिंग है, और इसको होस्ट करेगा न्यू दिल्ली। सो आंसर है इंडिया, और ये 8 फरवरी से ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सात्विक साईराज का संबंध कौन से खेल से है? सात्विक साईराज, तो सात्विक साईराज और एक खिलाड़ी और याद रखिए, मनीषा के। मनीषा के, इन्होंने अभी अभी मिक्स डबल टाइटल जीता है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये खेलते हैं बैडमिंटन। और एक खिलाड़ी और याद रख सकते हैं कि जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो जीता है ऋतुपर्णा दास ने। तो ऋतुपर्णा दास पूछ सकते हैं आपसे सात्विक साईराज पूछ सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, उस भारतीय व्यक्तित्व का क्या नाम है जिसे एशिया स्क्वॉश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? एशिया स्क्वॉश एक खेल होता है, एशिया स्क्वॉश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, यह सम्मान मिला है मिस्टर
देवेंद्र नाथ सारंगी को, और ये स्क्वॉश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अब ये एशिया स्क्वॉश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने सिविल सर्विस अवार्ड लॉन्च किए हैं, जिससे जो अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे, और ये इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के क्षेत्र में दिए जाएंगे। ये डिसीजन लिया अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। BCAS ने अभी अभी सस्पेंड किया है लाइसेंस इंडिगो के एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फैसिलिटी का। तो यहाँ BCAS की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिगो पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो रूल्स को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे, और इनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। तो इसीलिए BCAS ने इंडिगो का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया, उनके ट्रेनिंग फैसिलिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। तो BCAS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो आंसर है सी में, मतलब है सिविल, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और इंडिगो की जो ट्रेनिंग कंपनी है उसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन, जिसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, इंटर ग्लोब एविएशन। इनमें से हमारा कौन सा मंत्रालय है जिसने एक अपनी सालाना बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है इंडिया 2017 और भारत 2017? तो ये लॉन्च की है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मिनिस्टर हैं वेंकैया नायडू। और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अनाउंसमेंट की है लेटेस्ट, इसके हिसाब से आप कितना मैक्सिमम डोनेशन दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में। तो पहले ये लिमिट थी 20,000 और अब ये घटा के कर दी गई है सिर्फ 2,000 रुपए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये कब इसका गठन हुआ था? ये अभी अभी न्यूज में आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन हुआ था 1996 के अंदर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है, यानी अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अनाउंस किया अरुण जेटली ने बजट के अंदर। एक अभी अभी नई खोज हुई है, उसके हिसाब से एक समूह है, बहुत सारे जो स्पेस में, अंतरिक्ष में बॉडीज होते हैं, उनका एक समूह है जो 2 मिलियन किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहा है अंतरिक्ष के अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और इसका नाम है लानी अकिया। और कहते हैं कि जहां हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी के अंदर, जिसको आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है, ये उस पर जोर डाल रहा है, उस पर ये उसको पुश कर रहा है। तो मिल्की वे को पुश कर रहा है लानी अकिया सुपर क्लस्टर। इसमें करोड़ों खरबों तारों का ये समूह है जिसको बोलते हैं लानी अकिया। और उबर मोटो नाम का जो प्रोडक्ट है उबर का, वो कहां पर लॉन्च हुआ? कौन से भारत के शहर में सबसे पहले लॉन्च हुआ है उबर मोटो? और उबर मोटो ये है, जैसे आप टैक्सी लेते हैं वैसे आप अब टू व्हीलर भी बुला सकते हैं उबर के। और ये टू व्हीलर एग्रीगेशन सर्विस लॉन्च की उबर के फाउंडर और CEO ट्रेविस कालानिक ने हैदराबाद के अंदर। और उबर के मालिक कौन है, इसके CEO कौन है और फाउंडर? तो नाम याद रखिए, ट्रेविस कालानिक, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के हिसाब से जो हमारी टैक्स रेट है उसमें जो इनकम टैक्स है 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक, वो 10% था, अब कितना कर दिया गया है? सो लेटेस्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से इसको घटा के 10% से 5% कर दिया गया है। और 2.5 लाख से 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना, और अगर आप 3 लाख कमाते हैं तो 50,000 पे टैक्सेबल इनकम के हिसाब से 5% टैक्स देना है। लेकिन फिर आप सेक्शन 87A लगा सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि इसमें अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है तो 2500 रुपये छूट मिलती है। यानी अगर आप 3 लाख तक कमाते हैं तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो लिमिट है वो 2.5 लाख तक ही है। और 2.5 लाख से अगर आप 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। और अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको 12,500 की छूट मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो टैक्स है वो पहले 10% था यानी 25,000, और अब है 5% यानी 12,500। तो टोटल छूट मिल गई 12,500। तो 10% से घटा के इसे कर दिया है 5%। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जिसमें आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, कितनी सरकारी कंपनियां हैं जो नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बना है उसके अंदर होंगी? हाउ मैनी PSUs विल द न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बी कंप्राइज्ड ऑफ? तो न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर टोटल PSU होंगे 10। सो इसका आंसर है 10। रमप्पा टेम्पल, ये भी अभी न्यूज में आया था, तो आपको बताना है ये
कहाँ पर लोकेटेड है? और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना के अंदर। और ये इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि ये लोटस टेम्पल को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लिए सबमिट नहीं करेंगे यूनेस्को को। इंस्टेड वो रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है उसको सबमिट करने की सोच रहे हैं। इनमें से कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसके साथ ट्विटर ने एक पार्टनरशिप की है इस साल का बजट सेशन को टेलीकास्ट करने के लिए, उसकी फुल कवरेज के लिए? तो ट्विटर ने ये किया CNBC TV 18 के साथ। तो बजट की बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज हुई थी ट्विटर पे इस बार। एक नई डिस्कवरी के हिसाब से कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, जो बन सकता है नैनो मटेरियल ऑफ द सेंचुरी? इसे नैनो मटेरियल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा सकता है। ये है बोरॉन। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन आप बोरॉन है या लिथियम है, आप जर्मेनियम, इन्हें सेमीकंडक्टर कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इनमें से कौन से भारत के राज्य में नागोबा जतारा नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है? नागोबा जतारा ये अभी अभी खत्म हुआ 1 फरवरी को और ये मनाया गया तेलंगाना के अंदर, नागोबा जतारा फेस्टिवल। और कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन से देश ने अभी अभी एक नई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया और इसके कारण इस देश के जो रिलेशन है वो अमेरिका से ख़राब भी हुए? तो ये देश है ईरान। एक किया था चाइना ने, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, और एक किया ईरान ने। वो भारतीय रिसर्चर कौन है जिन्हें एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है जिसमें लेज़र लाइट को यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पीड अप करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पीड अप करने के लिए लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए प्रोजेक्ट में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जो जर्मनी में है, मनीष गर्ग को इसमें कमेटी में स्थान मिला है। ये जो ग्रुप है इसमें स्थान मिला है मनीष गर्ग को। भारत के कौन से शहर में ब्लैक कार्बन नाम का एक सब्सटेंस है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है उसके 5 गुना मिला है? तो इतना ज़्यादा डेंजरस है। ये कौन सा शहर है? ये शहर है कोच्चि, केरल के अंदर। तो इसमें जो अनाउंसमेंट हुई WHO की, उसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 95,000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब ये मिला है और WHO की लिमिट है सिर्फ 20,000। और जो ये ईंधन है उनके जलने से ये हवा और पानी दोनों के अंदर जाता है। अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने लोग पानी के अंदर बिना एक दूसरे का हाथ पकड़े, जिसे कहते हैं अनअसिस्टेड, लाइन में खड़े हुए एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और इससे पहले रिकॉर्ड था लगभग 600 से कुछ ज़्यादा, 634 लोगों का लाइन में खड़े होने का पानी के अंदर, जो कि था ताइवान के अंदर, सन मून लेक के अंदर। सन मून लेक है ताइवान में। और अब यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक साथ 1941 लोगों ने खड़े होकर अर्जेंटीना के सॉल्ट वाटर लेक के अंदर। किस रेयर स्पीशी की को शिकार करने के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स ने 16 मेंबर एमिर ऑफ कतार के जो 7 लोग आए थे उनको अरेस्ट किया? यानी कि ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है जो पाकिस्तान में पाई जाती है और इसका शिकार किया कतर के राजा के साथ आए हुए 16 मेंबर्स ने और इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति का नाम है हाउबारा बस्टर्ड। महाकरुणा दिवस 2017 कहां पर मनाया गया? महाकरुणा दिवस ये मनाया गया लेह में, लेह लद्दाख में। और इस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अंदर ये मनाया गया। इनमें से कौन से राज्य में एक आर्ट फेयर, आर्ट मेला अभी अभी कंडक्ट किया गया? इंडियन आर्ट फेयर कंडक्ट किया गया। इसका ये 9वां अध्याय था, 9th एडिशन, न्यू दिल्ली के अंदर। और ये ऑर्गेनाइज किया गया 2008 में ये स्टार्ट हुआ था और साउथ एशिया का काफ़ी बड़ा मॉडर्न और कंटेम्पोररी आर्ट का ये मेला लगता है। इनमें से कौन सी कंट्री के साथ भारत ने एक MOU साइन किया है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए? पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी होगी इसमें और दोनों देशों की जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी होंगी आपस में एक दूसरे के साथ, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इसमें, उनके स्टूडेंट एक दूसरे के देशों में जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये किया है भारत ने वेनेजुएला के साथ। इनमें से कौन सा देश है जो चौथा देश बना जहां पे एक बहुत ही
तितली की दुर्लभ प्रजाति अभी अभी देखी गई है? ये क्वेश्चन है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, और ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक दुर्लभ प्रजाति लिमेनिटिस रिलेई जिसे बोलते हैं तितली की, लिमेनिटिस रिलेई, इसको स्पॉट किया अरुणाचल प्रदेश में। सो आंसर है इंडिया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये पिछले 30 सालों में पहली बार ये तितली देखी गई दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इससे पहले देखी गई थी 1987 के अंदर, और इससे पहले सिर्फ 3 देशों में तितली देखी गई है, एक तिब्बत, म्यांमार और वियतनाम में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल कौन है, जो भी अभी न्यूज़ में आए थे? इनका नाम है रॉबर्टो अज़ावेडो, और ये अभी अभी न्यूज़ में इसलिए आए थे क्योंकि ये 2 दिन की इंडिया यात्रा पर थे। 2 दिन की इंडिया यात्रा पर आए थे रॉबर्टो अज़ावेडो। इनमें से कौन से देश के साथ मैक्सिको ने एक बाइलेटरल द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों में जो बिजनेस है, वाणिज्य है, उसमें बढ़ोतरी करेगा। ये इन्होंने किया है टर्की के साथ, और टर्की के जो हेड ऑफ स्टेट है वो है एर्डोगान, टर्की की राजधानी है अंकारा। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 को लॉन्च करेगी? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को लॉन्च करेगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, और 1 अप्रैल से ये लॉन्च होगी स्कीम। और इसमें जो पेंशन प्लान है सीनियर सिटीजन के लिए है बीमा, और 8% इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें किया जा सकता है वो है 7.5 लाख रुपए। कर्नल निजामुद्दीन, इनका भी अभी निधन हो गया। ये किस नेता, किस स्वतंत्रता सेनानी से इनका संबंध था? इनका संबंध था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ये उनके ड्राइवर थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे। कर्नल निजामुद्दीन इन्हें कहा जाता था, और इनका निधन हो गया इनके पुश्तैनी गांव धाकवा आजमगढ़ में। सो आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आपको याद हो जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तो पहले इनकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। इनमें से कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में अभी नंबर 1 चल रहा है भारत के अंदर? तो ये राज्य है तमिलनाडु। पिछले साल भी था तमिलनाडु, और अब तक भी है तमिलनाडु। टोटल 31 दिसंबर तक 9012 मेगावाट ऐड हो चुका है, 9 मेगावाट से भी ज्यादा तमिलनाडु के अंदर। यह इन्फॉर्म किया पीयूष गोयल ने, जो हमारे बिजली मंत्री हैं। भारत का पहला नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट ये विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट कंडक्ट किया जाएगा कहां पर? तो ये किया जाएगा अमरावती में, और यानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। 3 दिवसीय इवेंट होगा। इसमें 401 वुमेन्स लेजिस्लेटर होंगे, और 91 वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 300 सोशल और कॉर्पोरेट वुमेन। ये इसलिए किया गया है जिससे जो वुमेन पर्सनैलिटी हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर सकें। इनमें से कौन से शहर में वर्ल्ड LPG एसोसिएशन 2017 का एशिया समिट होगा? वर्ल्ड LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भारत में हम यूज करते हैं आइसोब्यूटेन, और ये कंडक्ट किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। और इनफैक्ट ये खत्म भी हो चुका है। अब 7 और 8 फरवरी 2 दिवसीय ये इवेंट था, और इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कौन सा कंट्री है जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट झारखंड में पार्टनर कंट्री नहीं है? पार्टनर कंट्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो पार्टनर कंट्री हैं वो हैं जापान, मंगोलिया, टूनिशिया। तो बांग्लादेश नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमेंटम झारखंड, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी, या हैं, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है। और मोमेंटम झारखंड क्या है? ये बेसिकली एक इवेंट है, इसमें झारखंड में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए जाएंगे। और अगला सवाल, इंडियन नेवी की जो रेडीनेस एक्सरसाइज होती है एक, ये चेक करने के लिए कि वो लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं, इसको बोलते हैं एनुअल थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, यानी ट्रॉपेक्स। तो ये कौन से सी बोर्ड के ऊपर हुई? ये उत्तर, पश्चिमी, पूर्वी या दक्षिणी? तो ये हुई पश्चिमी सी बोर्ड पर। और इस एक्सरसाइज में लगभग 60 जहाज, 5 पनडुब्बी सबमरीन और 70 नेवल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। ट्रॉपेक्स 17। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है जिससे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में संशोधन किए जा सकें, जिससे लोगों को 2 बार टैक्स ना देना पड़े? तो ये किया है ऑस्ट्रिया के साथ, जिसकी राजधानी है वियना। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो लाभप्रद और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको लगा है तो आप इसी तरह वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।